अभी किस चीज पे फोकस कर रहे हैं? एप्लीकेशन ना, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी देखना है या फिर सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी, एप्लीकेशन की? बोलो क्या समझना है आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर या सॉफ्टवेयर, या फिर आपकी बिल्डिंग सिक्योरिटी? मेरे घर की सिक्योरिटी कैसे होगी? हाँ, सर तीनों ही बता दीजिए। आ? बोलो बोलो साक्षी, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, क्या बोल रहे हो? सर तीनों ही बता दीजिए। अच्छा, तीनों ही बता दे। हाँ, ठीक है, तीनों बता रहे। ठीक है। हाँ, तो और कोई ट्राई करना चाहेगा? सिक्योरिटी क्या है? एप्लीकेशन सिक्योरिटी, स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी, बताओ, किसी को मालूम है? कुछ आइडिया थोड़ा बहुत? सिक्योरिटी मीन्स, सपोज हमारे पास क्या है, जैसे कि तीनों की बात कर रहे हैं, तो पहला ये हो गया हमारा क्या, एप्लीकेशन, दूसरा हमारी डिवाइस, और तीसरा ये साक्षी का रूम, है ना, होम सिक्योरिटी। ठीक है, घर की सिक्योरिटी कैसे की जाती है? घर की सिक्योरिटी लेआउट बनाते हैं, ठीक है। साक्षी, घर का डिजाइन कैसा है तुम्हारा? ऐसा है लेआउट? ये आपका मेन डोर, एंट्रेंस, और आई थिंक जैसा भी बना हो, और मैं एज्यूम करता हूँ ये होगा हॉल, और साइड में गैलरी, और इस हॉल से अटैच किचन। ओपन किचन आप बनाना चाहें तो ओपन किचन ले सकते हैं, ठीक है, बट मैं हॉल सेपरेट रख रहा हूँ, ठीक है। किचन और ये रूम, एक इधर रूम ले लो, ठीक है। ऐसा कुछ भी ले लो, एक्स वाई जेड। और ये आपको मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम, इधर बालकनी, इधर सामने का ऊपर ये निकलने का, ठीक है। और इसमें क्या है, जिसका ये एंट्रेंस रूम है हॉल का, और ये ओपन है, इधर से आप इधर जा सकते हैं, ये किचन का है, और इधर से आप जा सकते हैं इस रूम के अंदर। इस रूम में आपका इधर कबर्ड्स हैं, या सॉरी अलमीरा है, और जो भी आपका एक्सरसाइज है, ठीक है। कहाँ चला गया अलमीरा? ठीक है। तो ये साक्षी का रूम है। साक्षी बोलेगी सर किचन तो बना दिया, लाइट बात किधर है ना? ठीक है, ये हो गया लाइट बात आपका अटैच। और और आपके इधर जो है एक कुछ, ये आप सामने फ्रंट साइड में ये आपका रोड है, जिधर क्या करते हैं, पब्लिक ट्रेवल कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। अज्यूम करो कोई भी व्यक्ति जो रोड पर चल रहा है, ठीक है, जो अपने डेस्टिनेशन में जा रहा है,
अगर आपका फर्स्ट गेट ओपन होगा तो कोई भी एंटर होने के चांसेस हैं, कोई भी आ सकता है, अननोन पर्सन कोई भी आ सकता है ना अगर ये गेट ओपन है तो। यस, हाँ चांसेस है ना, अननोन पर्सन एंटर कर सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई एक पर्सन है जो एंटर करने का ट्राई किया, किधर, अननोन पर्सन। बोर तो नहीं हो रहे ना? अननोन पर्सन आया, डोर देखा ओपन है, एंटर हो गया हॉल, इधर पोर्च में, पोर्च के नीचे। इसमें देखा यहाँ भी हॉल भी ओपन है, एंटर हो गया। हॉल में देखा कोई भी नहीं है, एंटर हो गया अंदर। किचन में कोई नहीं है, गया जो भी था उठा लिया। इधर गया, ये भी ओपन था, मास्टर बेडरूम कोई भी नहीं था। ठीक है, कोई भी नहीं है, एंटर हुआ, यहाँ भी दरवाजा खुला था, ओपन, अलमीरा सब ओपन था, सब इसमें से जो भी सामान थे सब गायब किया, निकल के लेके चला गया, निकाल के लेके चला गया किधर। अब आप ढूंढते रहो। अब बताओ अपने घर की सिक्योरिटी कैसे करोगे? किस टाइप की सिक्योरिटी होगी? अब बोलोगे ना कि सर हम दरवाजा लगाएंगे, है ना? यस, फर्स्ट गेट पे अपने दरवाजा लगाया, सेकंड में भी लगाया, थर्ड में लगाया, फोर्थ में लगाया, सब में लगाया, इसमें भी लगाया, सब में डोर लगा दिया। ओके, अब अननोन पर्सन नहीं आएगा, अननोन पर्सन कभी एंटर नहीं होगा क्योंकि दरवाजा लगा है। लेकिन रिलेटिव आ सकते हैं ना, रिलेटिव आ सकते हैं, नेबर्स आ सकते हैं, फ्रेंड्स आ सकते हैं। सपोज नेबर, नेबर आया, यहाँ पास आपका सिक्योरिटी गार्ड था, गार्ड को बोल, गार्ड तो डेली पहचानता है क्योंकि डेली आता है, तो इसके लिए इसने क्या किया, दरवाजा ओपन कर दिया, सीधा आया, एंटर हुआ हॉल में। नेबर आ सकता है आपके हॉल में, यस, हॉल में आके वेट कर रहा, और आवाज लगाया साक्षी को, साक्षी आई, साक्षी बैठी, बात करी, और नेबर वापस चली गई। ठीक है, तो नेबर का परमिशन आपने कहाँ तक दिया कि हॉल तक आ सकता है, हॉल तक आ सक यहाँ पास एंटर हो सकता है नेबर के लिए। लेकिन साक्षी नहीं है तो नेबर के एंटर होगा बेडरूम में, यस जाएगा। लेकिन यहाँ इसका जो अलमारी है वहां भी जा सकता है अगर उसकी लॉक ना लगी हो तो, क्योंकि नेबर कोई पड़ोसी को कोई भरोसा है कि सभी पड़ोसी जेन्युइन हो? हाँ? नहीं ना। तो नेबर की सिक्योरिटी के लिए हमको इसको अलाउ करना होगा कि आप इसके यहां तक आ सकते हैं बिना परमिशन के। कहां तक? हॉल तक बिना परमिशन के आ सकता है कौन? नेबर। अननोन पर्सन बिना परमिशन के गेट के एंटर अंदर भी नहीं एंटर हो सकता है, राइट? अननोन पर्सन गेट के अंदर भी नहीं जा सकता जब तक कि वो कोई आइडेंटिटी ना बताए कि कौन है आप। तो नेबर को परमिशन है किस पे? हॉल तक ही सीमित है। आप उसको बेडरूम तक सीमित देंगे, वो बेडरूम तक एंटर करने के लिए बोलेंगे तो वो सब चीज लेके चला जाएगा कभी भी। तो नेबर क्या है? हॉल, हॉल तक। सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन है? रिलेटिव्स। तो रिलेटिव्स का क्या है, बोलो? रिलेटिव्स जो होंगे, एक तो ये हॉल तक इसको परमिशन है, और इसको गेट तक परमिशन है, और इसको ये आ गया रिलेटिव्स। कोई भी रिलेटिव्स आपके भाई हो सकते हैं। तो ये तो पूरा फ्री है, यहाँ एंटर हो सकते हैं, रूम में एंटर हो सकते हैं, किचन में जा सकते हैं, बेडरूम में जा सकते हैं। लेकिन आप उनको तिजोरी की चाबी नहीं देंगे। तिजोरी की चाबी आप क्या रखेंगे? अपने पास रखेंगे ना, लॉकर की चाबी, राइट? किसी को आप नहीं देते हैं, क्यों? आपकी मम्मी के पास चाबी है तो आप क्या, कोई भी रिलेटिव्स आएगा किसी को भी चाबी दे देंगे? नहीं। उसमें ज्वेलरीज वगैरह होती हैं, पैसे वगैरह रखे होते हैं, तो सभी लोग क्या करते हैं, उसकी चाबी अपने पास रखते हैं। लेकिन अगर आपने उसकी चाबी किसी और को दिया, एक्सेस दिया, तो क्या होगा? ये भी लेके गायब। तो एक रिलेटिव्स। दूसरा, एक बंदा और कौन है जो आपके बहुत क्लोज होगा,
जिसको आप इसकी भी चाबी दे सकते हैं, वो या तो आपका वाइफ हो या फिर हस्बैंड हो या फिर मम्मी पापा या फिर एकदम क्लोज जो है ब्लड रिलेशन वाले, उनको आप दे सकते हैं, है ना? जस्ट क्योंकि उनके ऊपर ट्रस्ट है, बाकी आप किसी को नहीं देंगे। तो कितने लेवल की सिक्योरिटी हुई यार? हाँ, कितने लेवल की सिक्योरिटी एक घर के लिए? बोलो साक्षी। नहीं कहा। सर 4। 4 लेवल की सिक्योरिटी आपने घर में रखा, तो एप्लीकेशन के लिए कितने लेवल की सिक्योरिटी होगी, कितने टाइप्स की? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितने टाइप की सिक्योरिटी होंगी? होंगी ना? तो सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। हाँ, जब हम अपने घर में सिक्योरिटी रखते हैं तो एप्लीकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट होती है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी एक्चुअली बनाई क्यों गई है, किस के लिए, किस चीज के लिए सिक्योरिटी बनाई जाती है? जब हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो, इंपॉर्टेंट डेटा हो, या कोई इंपॉर्टेंट चीज हो जिसकी वैल्यू हो, सभी चीज के लिए तो सिक्योरिटी नहीं लगाते ना। तो कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिसमें सिक्योरिटी नहीं होती है, बिना सिक्योरिटी का। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए है, आप आओ और देखो और जाओ, वहां सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। तो सिक्योरिटी वहां जरूरत है जहां आपको लगता है कि यहां से मेरा डेटा लॉस हो सकता है, कोई डेटा चुरा सकता है, तो वहां हम सिक्योरिटी लगाएंगे, है ना? ठीक है, तो समझो ये हमारा एप्लीकेशन है, हमारा एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन में कोई रिक्वेस्ट अगर आ रही है ब्राउजर से, ये ब्राउजर से आ रही है, तो हम क्या काम करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर का भी रहने दो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चल रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएंगे तो क्या होगा, फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना? ये एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन में आते हैं कितने, हमारे पास 2 टाइप के एप्लीकेशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं एप्लीकेशन? किस 2 टाइप के, कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं मालूम है किसी को? एक होता है वेब एप्लीकेशन, दूसरा दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, है ना? बोलो, वेब एप्लीकेशन और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, क्या डिफरेंस है वेब एप्लीकेशन और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में? बताओ संजय। वेब एप्लीकेशन और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। हाँ, आवाज नहीं आ रही है मेरी। अच्छा, आप लोग हो कि चले गए यार? अच्छा, हो सभी। हैप्पी बताओ, वेब एप्लीकेशन और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। आकिब। हाँ हाँ हाँ, बताओ। जी सर। वेब एप्लीकेशन और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्या होते हैं? वेब एप्लीकेशन और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। सर उसमें इंटरनेट चाहिए होता है, वो वेब एप्लीकेशन होती है। अच्छा, जिसमें इंटरनेट नहीं होता वेब एप्लीकेशन होता है, और जिसमें इंटरनेट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, है ना? जी सर। सही है, गुड। अरे तुम जावा कहाँ से पढ़े यार? तुम मेरे ही स्टूडेंट हो ना? क्यों एक हैप्पी? सेकंड सर, याद करने दो। 1 सेकंड में कहाँ याद आएगा यार? हाँ? अच्छा, नैनिका आप बताओ, वेब एप्लीकेशन और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। कमाल करते हैं यार, हंसी आ जाती है तुम लोग को देख के। हम्म? पक्का तुम लोग मेरा नाम डुबाओगे। हम्म?
मैं तो इतने मजे से पढ़ा रहा हूँ इंटरेस्ट लेके कि चलो मेरे स्टूडेंट सुपर 30 बनेंगे। सुपर 30 है कौन सा मूवी यार? अरे ऋतिक रोशन का। सुपर 30 की सुपर 30? सुपर 30 ना। हाँ, और मेरे पास तो 30 भी नहीं है। सर बताऊं? हाँ हाँ बताओ। सर जिसमें वो ब्राउजर डायरेक्टली कनेक्ट होता है बैकएंड सर्वर साइड से, वो हाँ वो होते हैं सर वेब एप्लीकेशन। अच्छा ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड में सर जिसमें वो फ्रंट एंड भी इंक्लूड हो जाता है, बैक एंड भी हो जाता है, सारी चीजें आ जाती हैं। अच्छा ठीक है, चलो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान। सिंपल अगर आपको बोलना भी हो तो आप ऐसे बोल सकते हैं, यूजर जो इससे डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है जिस सर्वर से, वो होता है वेब एप्लीकेशन। और एक सर्वर जो है दूसरे सर्वर से कम्युनिकेट करता है जिसे यूजर इंटरेक्ट नहीं कर सकता, उस वो ऐसे एप्लीकेशन को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। आए समझ में? यूजर डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है किससे? जिस सर्वर से। तो यूजर कैसे इंटरेक्ट कर सकता है? एक ब्राउजर होगा, ब्राउजर से रिक्वेस्ट भेजेगा या मोबाइल से रिक्वेस्ट भेजेगा, और जिस सर्वर के पास भेजेगा वो रिक्वेस्ट, वो कौन सा सर्वर है जो कनेक्ट है आपके यूआई से। जो यूआई से कनेक्ट होगा वो क्या कहलाएंगे? वेब एप्लीकेशन बनेंगे। क्योंकि लेकिन एक सर्वर जो है दूसरे सर्वर से कनेक्ट है, वो इंटरनली वो क्या कहलाते हैं हमारे? डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। मींस एक मशीन जो है दूसरे मशीन से रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स भेज रहा हो। क्लियर हुआ? फिर से बताएं? हम्म नहीं, चलो डाइ देखो। वेब, हाँ, एप्लीकेशन वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, बाकी पढ़ लेना। मैं आपको सिंपल डायग्राम दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ सको। वेब एप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। ये क्या है? स्टैंडर्ड वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। ठीक है, और तो ये ब्राउजर क्या है? देखो ये ब्राउजर है, ये आपका बैकएंड, बैकएंड सर्वर मीन्स जो डेटाबेस है। तो ये किससे कनेक्ट हो रहा है? डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है ब्राउजर, क्रोम, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एज ब्राउजर, जो इंटरेक्ट करता है किससे? सर्वर से। सर्वर से जो कनेक्ट करता है डायरेक्ट। तो ये आप फ्रंट एंड डेटाबेस इसको ना एज्यूम कर, इसको ना देखिए, ये अलग नहीं है, ये एक ही है, एक एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन है जिससे यूजर डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। इस टाइप के एप्लीकेशन को बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्या होगा कि ये जो एप्लीकेशन है ये कनेक्ट करेगा दूसरे इसी सेम टाइप के एप्लीकेशन से। सेम टाइप के एप्लीकेशन होगा मीन्स बिजनेस लॉजिक, बिजनेस बी टू बी जो होते हैं, जैसे कि बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन, तो क्या कहलाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। किधर है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन? वेब, वेब, ये देखो इस पे है, ये क्लाइंट है, सर्वर है। क्लाइंट मीन्स ये भी सर्वर है, ये भी क्लाइंट, क्लाइंट सर्वर है, और ये इसका भी सर्वर है। तो ये क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स भेज रहा है। मीन्स एक मशीन दूसरे मशीन को रिक्वेस्ट भेज रही है, मीन्स एक सर्वर दूसरे सर्वर को। तो इस टाइप के एप्लीकेशन क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। बैक आओ। पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो। The main difference between web application and distributed application are where they are hosted, how they are scalable, and how fault tolerant they are. Hosting, scalability, फॉल्ट टॉलरेंस, सारी चीजें आती हैं किसके अंदर? वेब एप्लीकेशन।
ये लिखो, इसमें क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन वर्सेस वेब एप्लीकेशन। द डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन वुड बी ऑन द क्लाउड बट a web application might be on a single server. ठीक है। Likewise, the difference between distributed and enterprise application platform is just semantic. Enterprise application जो होते हैं हमारे सिंपल, अगर आपको समझना है तो जैसे एक रेस्ट एपीआई है, ठीक है। रेस्ट एपीआई कैसे क्रिएट होती है, जैसे मान लो ये मालूम है ना, रेस्ट एपीआई मैंने पूरा बता दिया ना। हाँ, ठीक है। तो मैं एक लेता हूँ कोई बैंक रेस्ट एपीआई, बैंक रेस्ट एपीआई, एक बैंक रेस्ट एपीआई है और ये आपके पास इसको गूगल पे या जीपे जो भी नाम लेना है, जीपे एंड फोन पे एंड पेटीएम कुछ भी, तो ये तीन एप्लीकेशन और यूजर, ये कौन है, यूजर है जो यूज कर रहा है किसको, इन तीनों एप्लीकेशन को। तो यूजर इंटरेक्ट किससे कर रहा है, गूगल से, फोन पे से और पेटीएम से इंटरेक्ट किया। मीन्स इसको कोई भी अमाउंट सेंड करना, गूगल पे ओपन किया, गूगल पे ये जाएगा किसमें, इसके बैंक से। तो गूगल पे रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है किसको, बैंक को। रिक्वेस्ट आपने सेंड किया, आपने डायरेक्ट नेट बैंकिंग ओपन करके भेजा रिक्वेस्ट, या फिर गूगल पे के थ्रू रिक्वेस्ट भेजा। हाँ बोलो, बोलो। तो ये जो गूगल पे, ये जो एप्लीकेशन है, ये जो बना है, ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, जिसे यूजर क्या कर रहा है, डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक। और ये कहलाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, जो एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से इंटरनली कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। तो ये गूगल पे आपके एक्चुअली आप क्लाइंट देख रहे हैं, बट इसके पीछे इसकी सर्वर काम करती है। मीन्स इनका जो होगा गूगल पे का जो सर्वर होगा, जो बिजनेस लॉजिक होगी, है ना, बैकएंड सर्वर, तो ये एक्चुअली ये कम्युनिकेट करेंगे, इनकी बैकएंड सर्वर होगा, इनका डेटाबेस होगा, वहाँ यूजर चेक करेंगे यूजर वैलिड है या इनवैलिड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें चेक करने के बाद रिक्वेस्ट भेजेंगे किसको, इस बैंक को, और इस बैंक से फिर पैसे कट करेंगे, फिर भेजेंगे दूसरे बैंक को जिसमें आप रिक्वेस्ट गए। तो काफी लेंदी आर्किटेक्चर है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि वेब एप्लीकेशन और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। ये इसका क्या है, सर्वर या फिर इसका डेटाबेस ले लो, डेटाबेस डीबी, ये इसका डेटाबेस होगा जहां ये चेक करेगा। डेटाबेस, इस एप्लीकेशन का डेटाबेस क्या होगा, अलग होगा, ये डेटाबेस इसका डेटाबेस होगा। डीबी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, बोलो। ये जो है, ये दोनों आपस में जो इंटीग्रेट कर रहे हैं, मिस ये वाला डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, और ये जो इंटीग्रेट कर रहे हैं ये वेब एप्लीकेशन।
डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, और ये जो होगा वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन। अच्छा, वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट तो मालूम है ना, सिंपल। वेबसाइट में भी मल्टीपल डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स होते हैं, ठीक है। सिंपल एक टाइप के वेबसाइट्स नहीं होते, उसमें भी कई कैटेगरी है वेबसाइट बनाने की। क्या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, बताओ, एप्लीकेशन के बारे में ही नहीं मालूम है। एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्या होते हैं, बताओ। एंटरप्राइज एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन समझ गए, एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्या है? चले गए क्या? क्यों यार, आज साइलेंट है? सिक्योरिटी स्टार्ट ही नहीं हो पाई क्या आज? मुझे तो आइडिया नहीं था कि आप लोग रेस्पॉन्स नहीं दे पाओगे। मैं तो सोचा कि आप लोग एक्सप्लोर करते होगे, सारी चीजें मालूम होगी आप लोग को। हाँ आकित, एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्या होते हैं? सर जो डायरेक्ट सर इंटरनेट से कनेक्ट हो सर। डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट? तो सर जिससे सर हम मतलब कुछ भी सर हम इसका इंटरनेट से क्या क्या फिर से बोलो। हाँ हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन है ना? हाँ, लार्ज स्केल पे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंटरप्राइज मीन्स उनके रूल्स, पॉलिसी, टर्म्स, कंडीशंस, सारी चीजें समझ में आया? क्या करेंगे? एंटरप्राइज एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशन सिंपल, कोई टर्म कंडीशन नहीं है, सिंपल वेब एप्लीकेशन है। रजिस्टर करो, लॉग इन करो, लॉग आउट करो, जो भी आपको देना है। लेकिन कुछ जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एंटरप्राइज लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके क्या होंगे, पूरे पोर्टल्स होते हैं, वहां से पूरे कस्टमर्स होते हैं, उनके कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं डायरेक्ट। एंटरप्राइज लेवल मीन्स बिजनेस लेवल, जिसमें बिजनेस ज्यादा हो रहा हो। देखो, इंटरप्राइज वेब एप्लीकेशन, इंटरप्राइज एंटरप्राइज वेब एप्लीकेशन। मीनिंग, an enterprise web application is a custom software that helps business manage their internal and external process through the browser। समझ में आया? शॉर्ट में किस चीज के लिए आता है एंटरप्राइज वेब एप्लीकेशन? हाँ बोलो आकित, आकित मिश्रा, यस सर क्या लिखा है, क्या समझे? समझ गए सर। समझ गया ना? अब इंटरनेट मत बताना यार। ठीक है? यस सर ठीक है सर। ठीक है, ध्यान दो चीजों को थोड़ा सा, है सभी चीजों को क्लियर रखो। अच्छा, मोनोलिथिक एप्लीकेशन क्या होता है? एंटरप्राइज तो चलो समझ गए, मोनोलिथिक एप्लीकेशन क्या होता है? एंटरप्राइज वेब एप्लीकेशन, खुद से भी एक्सप्लोर किया करो यार सारी चीजें। मैं पढ़ाऊंगा तो क्या क्या चीजें बताऊंगा, सब चीज। मोनोलिथिक एप्लीकेशन, आज एप्लीकेशन ही चलेगा। मोनोलिथिक, मोनोलिथिक एप्लीकेशन।
बोलो। सही सिंगल टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता अच्छा, मैं समझ गया, मोनो डाइट ट्राइट टेट्रा पढ़ के समझी होगी तुम्हें। है। सही बोला हूं ना? यही सोचिए सर, मोनो लिखा है मतलब सिंगल, डाई होता है तो डबल, ट्राई होता है तो ट्रिपल। गुड। सिंगल टास्क के लिए परफॉर्म किया जाता है वो तो ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन क्या होते हैं? सिंगल एप्लीकेशन है ना, सिंगल सिस्टम पे वर्क। सिंगल सर्वर पे वर्क करे। अगर दो सर्वर पे हैं दोनों एप्लीकेशन, तो सेम एप्लीकेशन दोनों। ये सब चीज नहीं बताया जाता है सिंगल सर्वर पे, सिंगल सिस्टम में। सिंगल मतलब क्या होता है? आप कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं तो एक एप्लीकेशन मल्टीपल सर्वर पे डिप्लॉय किया जाएगा। हाँ, एक एप्लीकेशन तो मल्टीपल सर्वर पे होगा, लेकिन मोनोलिथिक क्या है? संजय आप बताओ। अच्छा, चलो ठीक है, बताते हैं। संजय आप बताओ एक बार, इन लोग को थोड़ा क्लैरिटी आए। संजय कहाँ हो यार तुम? तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही, कुछ रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। आकित आकित से भी नहीं पूछेंगे तबीयत खराब है इसका, नहीं तो आप बोलेंगे सर। मोनोलिथिक एप्लीकेशन, चलो देखो, मोनोलिथिक एप्लीकेशन एक सिंपल, एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जिसमें हमारे एप्लीकेशन के ऑल मॉड्यूल्स जो होते हैं कंबाइंड होते हैं। ऑल मॉड्यूल्स, जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो सब क्या होंगे, एक कंबाइन होते हैं, मीन्स। हाँ, तो ये जैसे कि हमारे पास एक मोनोलिथिक की एप्लीकेशन, और इसके पास कुछ मॉड्यूल्स, समझो मॉड्यूल, मॉड्यूल समझ रहे हैं ना? जैसे हमारे पास है प्रोडक्ट मॉड्यूल, प्रोडक्ट प्रोडक्ट मॉड्यूल, कस्टमर मॉड्यूल, कस्टमर मॉड्यूल, एडमिन मॉड्यूल, एडमिन मॉड्यूल, हाँ, ब्रांच मॉड्यूल, ब्रांच मॉड्यूल, रिपोर्ट मॉड्यूल, रिपोर्ट मॉड्यूल। इस तरह से मल्टीपल, पूरे एप्लीकेशन में जो भी रिक्वायरमेंट है, सारा मॉड्यूल्स जो होंगे वो एक दूसरे मीन्स एक ही सर्वर में डिप्लॉय किया जाए, एक ही सर्वर पे, एक सर्वर में कनेक्टेड हो। और ये कनेक्ट हो किससे? डुप्लीकेट। तो इसके जितने भी सर्वर्स आप क्रिएट करोगे, ये सारे जितने भी मॉड्यूल्स होंगे ये कंबाइन होंगे, ये सारे मॉड्यूल। तो एक सर्वर पे आप इसको डिप्लॉय करोगे, मोनोलिथिक एप्लीकेशन को। अगर आप चाहोगे दूसरे सर्वर पे डिप्लॉय करना, तो ऑल मॉड्यूल्स डिप्लॉय किए जाएंगे। ऑल मॉड्यूल्स क्यों? क्योंकि ये मोनोलिथिक एप्लीकेशन है, ये ऑल मॉड्यूल्स कंबाइन होते हैं। अगर आप चाहें कि ये प्रोडक्ट मॉड्यूल डिफरेंट सर्वर पे, कस्टमर मॉड्यूल डिफरेंट सर्वर पे, एडमिन मॉड्यूल डिफरेंट सर्वर पे, ब्रांच मॉड्यूल डिफरेंट सर्वर पे, मीन्स अलग अलग सर्वर पे मॉड्यूल लेवल को अलग अलग इंटीग्रेट डिप्लॉय करना, वो क्या कहलाता है? माइक्रो सर्विस लेवल, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में आता है। मोनोलिथिक मीन्स कॉम्बिनेशन, माइक्रो सर्विस मीन्स माइक्रो लेवल, माइक्रो मीन्स और छोटा, और छोटे लेवल, मॉड्यूल लेवल पे। जो मॉड्यूल लेवल पे काम होते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो सर्विस, माइक्रो सर्विस।
माइक्रो सर्विस में क्या होगा, कितने हैं यहाँ पास प्रोडक्ट, ये तो ये जितने भी होंगे, ये सर्वर है हमारे पास, सर्वर 1, सर्वर 2 लिख देता हूं मैं, सर्वर 1, इसमें भी काफ़ी एडवांटेज है, मैं आपको बता रहा हूँ। सर्वर 2, सर्वर 3 सर्वर्स हैं। सर्वर 2, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3। और मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में क्या होती है, मोनोलिथिक एप्लीकेशन में प्रॉब्लम्स क्या है कि हमें माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर लानी पड़ी। प्रॉब्लम्स ये है, देखो सपोज मान लो मोनोलिथिक एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन है और ये इसका सर्वर है जिधर रन हो रहा है, ये ब्राउजर, और इसको मैं स्मॉल सा ब्राउजर बना रहा हूँ। ब्राउजर क्या है, यूजर समझो, यूजर 1 2 3 4 5 इस तरह से, यूजर 1 2 3 4 5 मल्टीपल यूजर्स हैं। कितने यूजर्स हो सकते हैं, मल्टीपल, 1000 2000 100 200 लाख, कितना भी यूजर हो। तो यूजर्स जो है वो रिक्वेस्ट भेजते हैं किसको, एप्लीकेशन को। तो 1 को मैं 1000 समझता हूँ, ठीक है, 1 को 1000 यूजर्स रिक्वेस्ट भेज रहे हैं किसको, इस एप्लीकेशन में, इस एप्लीकेशन में प्रोडक्ट मॉड्यूल के लिए रिक्वेस्ट जा रहा, और सॉरी कंट्रोल जेड, किसके किसके लिए रिक्वेस्ट जा रहा है, प्रोडक्ट मॉड्यूल और कस्टमर मॉड्यूल के लिए। ज्यादातर रिक्वेस्ट किसके लिए जा रहा है, प्रोडक्ट मॉड्यूल और कस्टमर मॉड्यूल। ये दो मॉड्यूल पे रिक्वेस्ट बहुत कम जा रहे हैं, ठीक, इस सर्वर पे, सर्वर 1 इस पे। लेकिन ये दूसरा रिक्वेस्ट यूजर मींस अनदर यूजर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं किस पे, भेज इस पे रहे एडमिन मॉड्यूल पे, ठीक है, इस सर्वर पे एडमिन मॉड्यूल के लिए, ब्रांच मॉड्यूल रिपोर्ट देखने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, ट्रैफिक इतनी ज्यादा है इस एप्लीकेशन में, ट्रैफिक इतनी ज्यादा है कि एडमिन जो है इस पोर्टल को ओपन कर रहा है तो इतना लोडिंग टाइम आ रही है कि लोडिंग की वजह से एडमिन का काम नहीं हो पा रहा। लोड इतना ज्यादा है कि ट्रैफिक प्रोडक्ट और कस्टमर पे बिजी है, एडमिन मॉड्यूल ये सर्वर लोड नहीं ले पा रहा। अब बताओ एडमिन मॉड्यूल क्या इस सर्वर पे होना चाहिए या सर्वर ही इसका अलग कर दे जिससे एडमिन इजीली वो डेटा को फटाफट लोड कर सके और रेस्पॉन्स ले सके, बोलो। एसबीआई बैंक का सर्वर हमेशा डाउन काहे रहता है, हाँ जब जाओ तब डाउन, सर्वर डाउन। तो क्या लगता है कि वो एप्लीकेशन मोनोलिथिक एप्लीकेशन होगा या आर्किटेक्चर, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर? हाँ, अधिकतर उनका सर्वर क्या होता है, लोड लोड लोड, इतने ज्यादा यूजर हैं। तो हमें चाहिए ना कि ये जो अगर मान लो मोनोलिथिक एप्लीकेशन है, ठीक है, मोनोलिथिक एप्लीकेशन है, ऑल मॉड्यूल्स डिप्लॉय किए गए वन सर्वर पे, तो हमें नीड है क्या करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करो रिक्वेस्ट किसे, दूसरे सर्वर पे, मतलब एक और सर्वर क्रिएट करो कि ये जो रिक्वेस्ट जा रही है, कौन सी रिक्वेस्ट, जो अनदर रीजर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं किस मॉड्यूल के लिए, इस पे। तो अगर ट्रैफिक को जो लोड है, इसको लोड कम करने के लिए कि हो ठीक है जो रिक्वेस्ट जा रहे हैं जाए, लेकिन लोड कम करने के लिए हमें क्या करना होगा,
इसको एडमिन पे भेजो। तो इसमें से भी कुछ रिक्वेस्ट, जब 2 सर्वर होंगे तो कुछ रिक्वेस्ट किस पे आएंगे, प्रोडक्ट पे भी आएंगे, कुछ रिक्वेस्ट एडमिन पे भी आएंगे, कुछ कस्टमर पे भी आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर ट्रैफिक होगा तो प्रोडक्ट का जो रिक्वेस्ट भेजा गया प्रोडक्ट मॉड्यूल के लिए, वो यहाँ से तुरंत स्विच मार देगा दूसरे सर्वर पे, जहां भी खाली होगा वहां स्विच मार देगा। ठीक है। इसी तरह से न्यू यूजर हैं, ये कुछ यूजर जो जा रहे हैं इस रिक्वेस्ट के लिए, यूजर के लिए, अगर जैसे ही इनको मिलेगा खाली, जो भी मिलेगा खाली उसके पास भी देखो ये 1 2 3 ये बिजी है। इन अब किसी प्रोडक्ट, अब यूजर जो है प्रोडक्ट के लिए भेज रहा, सॉरी ये सारे रिक्वेस्ट जा रहे हैं किसे, इसके जा रहे हैं। अब यूजर 3 आए, सभी देखा ट्रैफिक बिजी, तो अब यहाँ सबसे लोड जिसका कम होगा उसके पास रिक्वेस्ट भेजेगा, मीन्स यहाँ टॉप पे भेजेगा या इस पेज पे भेजेगा, इधर भेजेगा। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं किसमें, मोनोलिथिक एप्लीकेशन में, क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशन है हमें सर्वर्स को इंक्रीज करना पड़ रहा है। लोड ज्यादा किस पे आ रहा है, प्रोडक्ट और कस्टमर पे लोड बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ब्रांच मॉड्यूल की वजह से या फिर एडमिन मॉड्यूल की वजह से हमें सर्वर इंक्रीज करने पड़ रहे हैं। किसकी वजह से? एक मॉड्यूल है हमारे पास, सर्वर मॉड्यूल, सॉरी एडमिन मॉड्यूल, रिपोर्ट मॉड्यूल, जिसकी वजह से हमें सर्वर इंक्रीज करने पड़ रहे हैं। जब जा रहे हैं तब क्या हो रहा है, कस्टमर इतने ज्यादा हैं, प्रोडक्ट इतने ज्यादा, कस्टमर्स की वजह से क्या हो रहा है, जो भी सर्वर हम क्रिएट कर रहे हैं लोड उस पर चालू हो जा रहा है। हाँ, रीजन क्या है? क्योंकि जो एप्लीकेशन डिजाइन किया गया है वो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में है, मींस ऑल मॉड्यूल जो है वो एक ही मींस एक सर्विस से कनेक्ट, मींस एक एप्लीकेशन में कनेक्टेड है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हमें चाहिए कि ऐसा एक सर्विस डिजाइन करो, एक ऐसा मॉड्यूल डिजाइन करो कि जो सेपरेट हो सारे मॉड्यूल्स। तो उसके लिए डिजाइन किया गया माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर ने क्या काम किया कि जो ये आपका मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल नहीं है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में ये मॉड्यूल ट्रीट करता है किस, कैसा, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ट्रीट करता है जो एप्लीकेशन। तो ये एक स्मॉल एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करता है मॉड्यूल। इस वेब एप्लीकेशन जो है, ये वेब एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन माइक्रो सर्विस लेवल में जब आएगा तो ये प्रोडक्ट मॉड्यूल एक एप्लीकेशन बन जाएगा। तो इस तरह से कितने एप्लीकेशंस क्रिएट हो जाएंगे हमारे, ये एप्लीकेशन माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन, दूसरा एप्लीकेशन, तीसरा एप्लीकेशन, ठीक है, ये सारे एप्लीकेशन बन जाएंगे। सारे क्या होंगे, एप्लीकेशन की तरह होंगे। तो अब ये एप्लीकेशन हो गए। अब ये जो सर्वर होगा, एक सर्वर पे रन हो रहा है कौन सा, प्रोडक्ट मॉड्यूल, कौन सा, प्रोडक्ट मॉड्यूल। दूसरे सर्वर पे रन होगा, दूसरे सर्वर पे रन होगा कस्टमर मॉड्यूल, कस्टमर मॉड्यूल। तीसरा सर्वर रिपोर्ट मॉड्यूल, एडमिन मॉड्यूल, एडमिन मॉड्यूल, एडमिन मॉड्यूल और रिपोर्ट मॉड्यूल। ठीक है, इस तरह से रिपोर्ट मॉड्यूल। अच्छा, सपोज मान लो कस्टमर और प्रोडक्ट, अब जो रिक्वेस्ट आएगी, जो रिक्वेस्ट आएगा इस सर्वर पे, सभी सर्वर है ना, हाँ? सभी सर्वर। अब रिक्वेस्ट आ रही है सर्वर पे, तो सर्वर 1, सर्वर 2 और एडमिन का रिक्वेस्ट, ये यूजर है, ये यूजर है, यूजर 1 2 3 4 5 6 7। अभी आगे चल के समझ में आ जाएगा सारा माइक्रो सर्विस की क्लास में। ठीक है, तो सपोज मान लो कि क्या है, 1000 जो है कस्टमर के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं 1000, और 1000 जो आ रहे हैं प्रोडक्ट के लिए, और 500
500 एम्प्लॉय, 200 एम्प्लॉय एडमिन मॉड्यूल के लिए, रिपोर्ट मॉड्यूल के लिए 50 एम्प्लॉय, 30 एम्प्लॉय। तो यहाँ सपोज 50 और 50 और इधर 100, 1000, 2000 इस तरह से ले लो, ठीक है। 2000 कस्टमर और 2000 प्रोडक्ट्स। इस तरह से हमारे पास रिक्वेस्ट आने स्टार्ट होंगे। अब जब भी लोड होगा, आप बताओ, जो रिपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा तो रिपोर्ट के लिए क्या है, हमेशा उसका रिपोर्ट मॉड्यूल फ्री चलेगा ना, लाइट वेट, तुरंत रिक्वेस्ट भेजेगा, तुरंत रेस्पॉन्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि सबसे लोड कम क्या होंगे, सर्वर पे होंगे, तुरंत रेस्पॉन्स आएगा। अब ये तो नहीं है कि यूजर जैसे यूजर के बढ़ने, कस्टमर बढ़ने की वजह से रिपोर्ट मॉड्यूल में प्रॉब्लम हो, इंप्लॉय को प्रॉब्लम हो, नहीं होगा ना, तुरंत लोड करके दे देंगे। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, सभी मॉड्यूल को सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 अलग डिफरेंट सर्वर पे इसको डिप्लॉय कर दिया। इससे पहले लास्ट टाइम में क्या हो रहा था, लास्ट टाइम में क्या हो रहा था, बोलो? छुट्टी है क्या? अरे मोनोलिथिक एप्लीकेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, सारे मॉड्यूल एक ही सर्वर पे थे और किसी एक मॉड्यूल में लोड होने की वजह से हमें क्या करना पड़ता था, फिर से डिप्लॉय करने पड़ते थे ऑल मॉड्यूल्स की वजह से क्या हो रहे थे। अब इसमें सिर्फ प्रॉब्लम किसका है, इसमें सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं इंक्रीज हुआ, इसमें क्या हो रहा है, मेमोरी यूटिलाइजेशन, मेमोरी भी यूटिलाइज किया जा रहा है। सपोज मान लो यहाँ कितना है, यहाँ पास प्रोडक्ट मॉड्यूल, कस्टमर मॉड्यूल सब कुछ मिला के 1 GB या फिर 1 GB ले लो, ठीक है। 1 GB डेटा, एक एग्जांपल ले लो। 1 GB लोड ले रहा है एक सर्वर पे ये एप्लीकेशन रन करने के लिए, ठीक है। दूसरे एप्लीकेशन पे रन करने के लिए सेम 1 GB, तीसरे एप्लीकेशन पे रन करने के लिए सेम, चौथा सर्वर क्रिएट करोगे तो सेम, मतलब डेटा पूरा कंप्लीट लेगा ना। यहाँ पास क्या है, यहाँ पास डिफरेंट मॉड्यूल है, कुछ मॉड्यूल जो है यहाँ ये 200 MB, ठीक है, 200 MB ले रहा स्पेस रन करने के लिए, 200 सब सपोज मान लो, टू हंड्रेड सभी 200। अब लोड अगर इंक्रीज होता है कस्टमर में तो हमें एक कस्टमर मॉड्यूल, एक सर्वर एक और क्रिएट करना होगा जिसमें से 200 MB और हमारे हो जाएंगे यूज। और चाहिए, प्रोडक्ट में आ रहा तो प्रोडक्ट तो 200 और, मतलब हमें इस तरह से। तो टोटल कितने हो रहे हैं देखो, इंक्रीज हमारे पास आ रहा हो रहा है। टोटल लोड कितने जा रहे हैं हमारे पास, मेमोरी यूटिलाइज कर कितना हो रहा है, तो ये कितना हो गया, 800 MB ये हो गया, और 8 कितने होंगे, 1600 MB ना। हेलो, बोलो यार, चले गए क्या, या तो समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, आ रहा है सर, आ रहा ना। तो प्रॉब्लम्स क्या थी मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में, अब यहाँ जो अननेसेसरी ये स्पेस जो है ऑक्यूपाई कर रहा है ना, अननेसेसरी, जिसकी जरूरत ही नहीं है इस सर्वर पे। मिस लोड क्या हो रहा, हमें ज्यादातर जो रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हैं वो किसके लिए भेजे जा रहे हैं, प्रोडक्ट और कस्टमर के लिए, एडमिन और रिपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट कम आ रहे हैं। तो इसको
इसकी वजह से जो 200 स्पेस है वो यहाँ ये भी मॉड्यूल कंज्यूम कर रहा, ये भी सर्वर कंज्यूम कर रहा, ऑक्यूपाई कर रहा उसको मेमोरी अननेसेसरी, ये भी। तो कितना हो रहा है? 400 मीन्स 800 एक्स्ट्रा वेस्ट हो रहा है सिर्फ 3 सर्वर पे। और सोचो हमारे पास ऐसे 100 सर्वर हैं तो कितने मेमोरी वेस्ट होंगे। समझ में आया? तो इसलिए क्या बनाया गया, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया ताकि जिसकी रिक्वायरमेंट है उसका ही सर्वर क्रिएट किया जाए और उसको मैनेज किया जाए। तो अब इसमें बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि अगर किसी एक मॉड्यूल में, मोनोलिथिक एप्लीकेशन में, अगर मान लो प्रोडक्ट मॉड्यूल में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई बग्स आ गया, तो हमें सडनली इस एप्लीकेशन को या इस सर्वर को तुरंत स्टॉप करने पड़ेंगे ना। अगर हमारे पास सिंगल सर्वर है तो एक मॉड्यूल की वजह से मुझे ऑल ये सर्वर पूरा कंप्लीटली शट डाउन करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। हो सकता है 1 आवर 2 आवर्स, कभी कभी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं हुआ तो 3 आवर्स 4 आवर्स, पूरा दिन भी लग सकता है। तो बताओ कितनी प्रॉब्लम्स होगी? किस में प्रॉब्लम है? प्रोडक्ट मॉड्यूल में। और प्रॉब्लम कौन फेस कर रहा है? कस्टमर मॉड्यूल में भी। हाँ, कस्टमर मॉड्यूल। और आ रहे हैं किस में? जावा ब्रांच मॉड्यूल, सभी में प्रॉब्लम, सब बैठे हुए हैं। समझ में आया? समझे? क्या प्रॉब्लम है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में? काफी प्रॉब्लम है, बहुत से प्रॉब्लम है, बहुत से डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में। तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है क्या? क्या है ये? माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर कुछ भी नहीं है। ये जो एक प्रोडक्ट एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, ये एक एपीआई है, एक रेस्ट एपीआई है, जो आप लोग अभी पढ़े हो। रेस्ट एपीआई, एक रेस्ट एपीआई स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआई बनाता है। तो एक एपीआई जो है दूसरे एपीआई से कनेक्ट करता है। तो जैसे कि प्रोडक्ट मॉड्यूल है तो एक रेस्ट एपीआई, प्रोडक्ट मॉड्यूल मीन्स प्रोडक्ट और कस्टमर, प्रोडक्ट और कस्टमर। अब कस्टमर एक अलग क्या है? एपीआई है। एपीआई समझ गया ना? रेस्ट एपीआई अभी जो बनाया है, रेस्ट कंट्रोलर, ये एपीआई। तो कस्टमर को प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है तो कस्टमर एपीआई प्रोडक्ट एपीआई से कनेक्ट करेगा, इंटीग्रेट करेगा ना? यस। एक एपीआई दूसरे एपीआई से कनेक्ट करेगा ना, यहाँ रिक्वेस्ट भेजेगा ना कस्टमर प्रोडक्ट के लिए। हाँ, या फिर प्रोडक्ट से हम फेच करेंगे रिकॉर्ड कि कौन सा कस्टमर है जो है कितने प्रोडक्ट इसने परचेज किया, कौन कौन से प्रोडक्ट परचेज किया। इसके लिए आपको रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा, मीन्स इंटीग्रेट करना होगा। तो ये इस टाइप के जो एप्लीकेशन होते हैं ये क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। मीन्स एक एप्लीकेशन जो है डिफरेंट सर्वर पर रन हो रहा है, दूसरा एप्लीकेशन दूसरे सर्वर पर रन हो रहा है, तो वो जो इंटीग्रेशन होता है एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करता है, ऐसे जो एप्लीकेशन बनाया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बनाया जाता है। माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन में जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो सारे एप्लीकेशन ट्रीट करता है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर जो है जितने भी एप्लीकेशन क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। मीन्स उसके अंदर जितने भी मॉड्यूल होते हैं वो सब एपीआई होते हैं। तो एक एपीआई, एक रेस्ट एपीआई दूसरे रेस्ट एपीआई को कॉल करता है, तो क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। ठीक है, समझ में आया? इसकी माइक्रो सर्विस की आर्किटेक्चर थोड़ी सी काफी कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन इसमें काम करना काफी इजी होता है, डिजाइन करना काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल सब अलग अलग होते हैं, सभी को अलग अलग डिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, मोनोलिथिक एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, समझ में आया? हाँ, बोलो। हैप्पी
नहीं, क्या हैप्पी चला गया? कहाँ हो यार तुम लोग सभी? तुम लोग हो ना? आकित मिश्रा है कि चला गया? आकित? यस सर। हाँ, देखो, समझो, ठीक है। ये आपका ब्राउजर है और ये सर्वर है। डिजाइन से आपको समझ ही गए होंगे। ये आपको इसका डेटाबेस है। ब्राउजर सर्वर मीन्स स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, सर्वर और डेटाबेस। और ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन और ये है एक दूसरा एप्लीकेशन मीन्स रेस्ट एप्लीकेशन, और ये है इसी तरह से तीसरा रेस्ट एप्लीकेशन जो रिक्वेस्ट भेज रहा है। और ये इसका डेटाबेस है। ये इसका डीबी, ये डेटाबेस, और ये इसका डेटाबेस, ये इसका डेटाबेस। हाँ, तो बताओ कौन सा वेब एप्लीकेशन कहलाएगा, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन? नैनिका नंदन बताओ। ब्राउजर, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बूट सर्वर 1, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है सर्वर 1, सर्वर 1। स्प्रिंग बूट मीन्स बैकएंड सर्वर, ठीक है, बैकएंड एप्लीकेशन, ठीक है। डेटाबेस डीबी और अदर एप्लीकेशन, अदर रेस्ट एप्लीकेशन। रेस्ट एप्लीकेशन, सर्वर 1 और ये सर्वर 2। सर्वर 3। तो ये भी क्या है, एक रेस्ट एप्लीकेशन है, ये भी रेस्ट एप्लीकेशन है, दूसरा एप्लीकेशन है जो कनेक्ट कर रहा है। तो ये आपका यूजर है जो रिक्वेस्ट भेज रहा है, ये यूजर को थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं। यूजर इसको एप्लीकेशन को भेजेगा, तो ये जो एप्लीकेशन है इनका ब्राउजर का और ये सर्वर का जो इंटीग्रेशन होता है, जो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भेजता है, इसको बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन और बिजनेस पर्पज के लिए जो यूज होता है, बिजनेस लेवल ऑर्गेनाइजेशन लेवल में जो बड़े बड़े कंपनियां जो यूज करती हैं, जो वो एंटरप्राइज एप्लीकेशन कहलाता है, ठीक है। तो एंटरप्राइज एप्लीकेशन, और ये एक एप्लीकेशन मीन्स ये सर्वर, एक सर्वर मीन्स एक एप्लीकेशन जो बैकएंड एप्लीकेशन है, ये रिक्वेस्ट भेज रहा है दूसरे एप्लीकेशन को। तो इस टाइप के एप्लीकेशन को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन समझिए सिंपल, एक एपीआई है
जो एपीआई मींस ये जेसन फॉर्मेट में जो डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं नेटवर्क पे, ये जो दूसरा होल्ड कर रहा है वो भी जेसन फॉर्मेट में ही ले रहा है। तो इसलिए इसमें कहीं भी आपका यूजर यहाँ ऐसा नहीं है कि यूजर आएगा यहाँ और इसको आपको इंटीग्रेट करना होगा, यूजर इसमें इसे जेसन एपीआई से डेटा आपको ट्रांसफर करेगा, सेंड करेगा नहीं। यूजर किससे कनेक्ट करेगा? सीधा ब्राउजर से। हाँ ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल है कि ये इसके पास वेब, इस सर्वर के पास क्या है ब्राउजर हो और ये इंटरेक्ट कर रहा हो किससे? अरे डुप्लीकेट भाई, ये पॉसिबल है, ठीक है क्या? हाँ ये भेजेगा इसको रिक्वेस्ट, ये भेजेगा इस मशीन को, ऐसा। तो ये कहलाएगा वेब एप्लीकेशन। तो ये क्या कहलाएंगे? वेब एप्लीकेशन। तो ये इसके लिए सर्वर का काम कर रहा है, इससे इंटरेक्ट कर रहा है कौन? यूजर। तो ये क्या कहलाएगा? ये वेब एप्लीकेशन इसके लिए। तो हो सकता है ये जो क्लाइंट है किसी दूसरी कंपनी के लिए, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहा हो, और ये जो क्लाइंट है किसी दूसरे कंपनी, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो एक कंपनी जो है, एक कंपनी का जो एप्लीकेशन है दूसरे कंपनी के एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर रहा है, किसके बीच में? डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। ये क्या कहलाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। अब क्लियर हुआ? है बोलो यार, अभी क्लियर हुआ है अभी बाकी है? क्लियर हो गया, ठीक है। तो जो वेब एप्लीकेशन होता है, वेब एप्लीकेशन में इसको हम बोलते हैं स्टेटफुल। स्टेटफुल ये क्या कहलाता है? स्टेटफुल। और जो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन होता है ये कहलाता है स्टेटलेस। आकिब मिश्रा। स्टेटफुल और स्टेटलेस। आगे सर, है आगे सर समझ लो समझ में आ गया? सर। स्टेटफुल और स्टेटलेस, ये तो मैं आपको बताया कि वेब एप्लीकेशन जो होंगे मेनली जो है हम लोग जो यूज करते हैं स्टेटफुल, ये किस लिए यूज किया जाता है? कि अगर यूजर रिक्वेस्ट सेंड करता है एप्लीकेशन को, वेब एप्लीकेशन को, जो भी सर्वर है इसका, इस सर्वर को भेजेगा, तो ये एप्लीकेशन ब्राउजर एक पेज रिटर्न करता है। फर्स्ट पेज देगा, पहले रिक्वेस्ट पे पेज देगा कि बोलेगा हे यूजर फर्स्ट आप लॉग इन करो अपना क्रेडेंशियल। क्या करो? क्रेडेंशियल लॉग इन करो। क्रेडेंशियल मीन्स यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम और पासवर्ड, यस। यूजर ने क्या किया? साइन इन किया। साइन इन, यूजर ने क्या किया? साइन इन किया। यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड एंटर किया, और ये डेटा कहाँ जाएगा? सर्वर पे, मीन्स ये ब्राउजर से सीधा कहाँ जाएगा? ब्राउजर से सर्वर पे जाएगा। सर्वर में यहाँ पास साइन इन करने से पहले यहाँ पास एक लिंक होता है, किसके लिए? साइन अप के लिए, कि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो फर्स्ट रजिस्टर्ड करें। तो सपोज हम मान लेते हैं बंदा रजिस्टर्ड है, अगर वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेगा तो हम क्या करेंगे? इसको डैशबोर्ड पे एंटर करेंगे, है ना? क्या करेंगे? डैशबोर्ड एंटर करेंगे, मीन्स एडमिन पेज पे ले जाएंगे, या फिर जो भी यूजर पेज होगा यूजर पेज पर लेके जाएंगे। लेकिन कब? उसका ऑथेंटिकेशन चेक करने के बाद। तो ऑथेंटिकेशन इसको क्या बोलते हैं? क्रेडेंशियल मीन्स ऑथेंटिकेशन। तो ये क्या है? ऑथेंटिकेशन फर्स्ट है ऑथेंटिकेशन चेक।
फर्स्ट ऑथेंटिकेशन चेक किया जाएगा। ऑथेंटिकेशन अगर वैलिड है, मीन्स ये बंदा रजिस्टर्ड है, तो क्या करो, नेक्स्ट पेज पर लेके जाओ। अगर इनवैलिड है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डेटाबेस में एंटर करेगा रिक्वेस्ट, मीन्स इस फर्स्ट पेज पर गया, रिक्वेस्ट सेंड किया, डेटाबेस में चेक किया, क्रेडेंशियल अवेलेबल है, वैलिड यूजर है, नहीं है, इनवैलिड है, तुरंत बाहर वापस अंदर एप्लीकेशन के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, आप सर्वर से ही बाहर चले जाओगे। सर्वर पे रिक्वेस्ट गई, वहीं चेक होगा, चले जाओगे, एप्लीकेशन में आप एंटर ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इनवैलिड। क्योंकि जब यूजर इनवैलिड है तो अननेसेसरी क्यों हम एप्लीकेशन के अंदर से एंटर करेंगे, मीन्स घर के अंदर क्यों एंटर करेंगे? याद आया? अरे जब अननोन पर्सन है ये बंदा, कहाँ चला गया यार, जब ये बंदा अननोन है, इस किसी को कोई एड्रेस नहीं मालूम है, किससे मिलना है, इसके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो हम क्यों सीधा बाहर, बाहर मतलब अनऑथराइज पर्सन, अनऑथराइज क्रेडेंशियल, इनवैलिड क्रेडेंशियल। ठीक है, अगर मान लो वैलिड क्रेडेंशियल है, ठीक है, सपोज वैलिड क्रेडेंशियल है, तो डेटाबेस रिटर्न करता है इसका वैलिड क्रेडेंशियल और वो यूआरएल किसको, ब्राउजर को, कि यस इसका नेम, इसका आईडी, इसका पासवर्ड, ये सारा डेटा डेटाबेस में अवेलेबल है, और इसको क्या किया जाएगा, लॉगिन किया जाएगा। लॉगिन डायरेक्ट डेटाबेस में सर्वर के थ्रू ही, मैं डेटाबेस मतलब ये नहीं बता रहा, सर्वर में भी एंटर नहीं किया, मतलब बता रहा है, ठीक है, समझना। तो ये ब्राउजर पे लॉगिन करेगा, सीधा ओपन होगा डैशबोर्ड, और यहाँ उसका प्यारा सा प्रोफाइल दिखेगा, जो भी नाम होगा उसका प्रोफाइल, और उसका ईमेल आईडी, उसका अकाउंट डिटेल, सब कुछ यहाँ पास दिखने लगेगा। और यहाँ पर जो भी होगा वेलकम मैसेज आएगा कि आप एंटर हो चुके हैं कहाँ, डैशबोर्ड पे। ठीक है, तो जब ये फर्स्ट रिक्वेस्ट भेजा और ये रिटर्न किया रेस्पॉन्स, और ये इसका क्या भेजेगा, इसका क्रेडेंशियल, यस वैलिड क्रेडेंशियल है, तो इसके डेटा को स्टोर किया जाता है कुकीज में, मीन्स या फिर बोलते हैं एचटीटीपी सेशन। तो एक सेशन मेमोरी, एचटीटीपी एक मेमोरी क्रिएट करता है, एचटीटीपी सेशन क्या क्रिएट करता है यार, HTTP सेशन मेमोरी, HTTP सेशन क्रिएट होती है, और इस सेशन में स्टोर होता है इस यूजर का क्रेडेंशियल, और ये क्रेडेंशियल वैलिड है, तो जब तक ये लॉगिन रहेगा तब तक क्रेडेंशियल वैलिड होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को ही बोलते हैं स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन, मींस स्टेटफुल क्या बोलते हैं कि यूजर का डेटा स्टोर किया जाता है ब्राउजर पे, मीन्स एक स्टोरेज एरिया चाहिए इसको स्टोर करने के लिए, ताकि यूजर जब भी लॉगिन करेगा तो इस सेशन में चेक किया जाएगा वैलिड है या इनवैलिड। यस, जैसे ही आप लॉग आउट कर दोगे, लॉग आउट बटन पे क्लिक करोगे, तो फिर से ये सेशन जो है आपका रिमूव कर दिया जाएगा। लॉग आउट करने के बाद सेशन, HTTP सेशन रिमूव, वापस से लॉगिन करोगे तो फिर से आपका ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन बाद में बताएंगे, फिर से आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड आपसे मांगेगा, और फिर से दोबारा एंटर करोगे, फिर वापस जाएगा सर्वर पे, सर्वर से लिया जाएगा डेटा, और डेटा में स्टोर किया जाएगा आपका क्रेडेंशियल, और लाके फिर से लॉगिन और सेशन क्रिएट, फिर से दोबारा HTTP सेशन क्रिएट हो जाएगा, और उसमें क्या होगा, आपका आईडी पासवर्ड। तो ये सेशन स्टोरेज जो होता है, ये कहाँ होता है, स्टेटफुल के कॉन्सेप्ट में होता है सेशन स्टोरेज। जो सेशन जो स्टोर होता है, सेशन में क्या होता है, आपका स्टोरेज सिस्टम होता है, डेटा आपका स्टोर होता है कि आप वैलिड यूजर हैं, आपका रोल होगा आपका, इसके अंदर सब कुछ स्टोर किया जाएगा। तो सेशन स्टोरेज होता है स्टेटफुल के कॉन्सेप्ट में। स्टेटलेस में जब रिक्वेस्ट एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन को भेजता है, तो इस टाइम पर कोई स्टोरेज नहीं होता है, मीन्स यहाँ कोई HTTP सेशन क्रिएट नहीं होता है, यहाँ HTTP सेशन क्रिएट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ब्राउजर लेवल पे HTTP सेशन क्रिएट होता है, ये मशीन है, तो यहाँ पास कोई सेशन
क्रिएट नहीं होता है। किस केस में यार? स्टेट लेस के केस में। ठीक है, स्टेट लेस के केस में स्टोरेज क्रिएट नहीं होता है। तो क्या काम होता है इसके अंदर, स्टेटलेस के अंदर? स्टेटलेस में हम यूज करते हैं टोकन सिस्टम। क्या क्या यूज करते हैं? टोकन। तो यहां से टोकन जनरेट होगा सर्वर से, सर्वर एक टोकन क्रिएट करेगा और उस टोकन का जो सीक्रेट की होगी, जो जनरेट करेगा उसके पास सीक्रेट की होगी, और एक सीक्रेट की एंड उसका जो डेटा होगा, ये क्रेडेंशियल, इसके बेस पे एक टोकन बनता है। कैसे बनता है वो बताएंगे। टोकन्स क्रिएट होगा, टोकन पास किया जाएगा किसके पास? दूसरे एप्लीकेशन के पास। और ये बंदा जो लॉगिन किया है या जो भी है, ये चेक करता है कितने देर का सेशन है। सेशन हो सकता है 5 मिनट्स का हो, 5 मिनट्स जो टोकन टाइम है, वैलिड टोकन की वैलिडिटी टाइम, टोकन कितने देर के लिए वैलिड है, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 1 आवर, जितने देर के लिए आपको देना है, आप वो टाइम सेट करेंगे उसके अंदर कि कितने देर के लिए ये वैलिड है। उसके बाद ऑटोमेटिक सेशन लॉग आउट होगा, फिर से आपको रिक्वेस्ट भेजने पड़ेंगे न्यू टोकन के लिए। तो टोकन सिस्टम जो चलता है किसमें चलता है? स्टेटलेस में टोकन बोलते हैं, टोकन क्रिएट करना पड़ता है, टोकन के बेस पे चलता है टोकन। तो टोकन क्या होता है? कौन जनरेट करता है टोकन? इसके लिए आप लोग नाम सुने होंगे, JWT। JWT क्या है यार? कितने लोग बोलते हैं सर JWT पढ़ेंगे हम लोग? क्यों यार? JWT नाम सुने हैं यार JWT का? है? कुछ बोलते क्या नहीं हो यार? यस या नो? नाम सुने ना? क्या है JWT टोकन? जेसन वेब टोकन। हाँ, जेसन वेब टोकन। ठीक है, तो समझ में आया कहाँ टोकन यूज होता है? यह है टोकन्स। तो टोकन्स कैसे बनाए जाते हैं? क्रेडेंशियल के बेस पे, इसका नेम, इसका वो भी होगा, इसका सीक्रेट की, मास्टर, और ये है आपका बेस, मींस इनक्रिप्टेड कोड। तो इनक्रिप्ट किया जाता है, कौन सा फॉर्म में किया जाता है, कौन सा एल्गोरिथम लगाएंगे, ये आप आगे जब JWT पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं क्या? सेशन। सेशन समझ में आया? सेशन कहाँ स्टोर होता है? वेब एप्लीकेशन में, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में मत स्टोर कर देना यार। थका दिया यार तुम लोग। तो बताओ, जावा पढ़ने में ज्यादा मजा आता रहा कोर जावा कि स्प्रिंग बूट? क्यों? खत्म यार क्लास? नहीं समझ में आ रहा? हैप्पी? आ रहा है सर। क्या क्या क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? जब आप दोबारा रिवाइज करोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सर ने एक ही डायग्राम में काफी चीजें, बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। जब आप दोबारा रिवाइज करोगे, जो लोग पढ़े होते हैं एक बार, उनको समझ में आता है कि हाँ, जो चीजें हम इतना टाइम लगा है समझने में, ये चीज क्या होती है, वो चीज क्या होती है, यहाँ एक दिन में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये वो डायग्राम है कि आप काफी टाइम लगाओगे समझने में चीजें क्या क्या होती है। वो सिंपल सिंपल डायग्राम में मैं बता देता हूँ पूरा। ठीक है, तो इसको अच्छे से, हाँ हाँ हाँ, कुछ भी पूछ सकता है भाई, कुछ भी। अब स्टेटलेस और स्टेटफुल आपको यहाँ डायग्राम में समझ में आएगा। ये भी तो समझ में आएगा टोकन कहाँ स्टोर करना है और ये सेशन कहाँ क्रिएट करना है? JWT टोकन कहाँ लगाओगे, कैसे ऑथेंटिकेट करना है, ऑथेंटिकेशन चेक कैसे होगा, ऑथराइजेशन क्या है, उसके केस में सेशन, इसके लिए हमें स्टेटफुल यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें, प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट कहाँ हुआ है, ये तो सिर्फ आपको ये बता रहे हैं। अब जो लोग सोचो 2 महीने 3 महीने में पढ़ते होंगे पूरा कंप्लीट कोर्स, वो क्या समझते होंगे? मुझे तो सिक्योरिटी पढ़ाने में ही 1 हफ्ता 10 दिन लग जाता है।
हाँ ठीक है, कोड कोई बड़ी चीज नहीं है यार। कोड मैंने बताया ना, कोड कोई इंपॉर्टेंट नहीं, कोड का कोई रोल नहीं है। मैं अभी बता दूंगा कोड, आज ही सिक्योरिटी खत्म, 1 से 2 दिन में सिक्योरिटी खत्म कर दूंगा, लेकिन वो कोई फायदा नहीं है जब आपको मालूम ही नहीं है, क्लैरिटी ही नहीं है। समझे क्यों आकित? यस सर। ठीक है, अब इतना दिन वेट किए हो तो कुछ दिन और वेट कर लो। यस सर। फिर उसके बाद फिर इंटरव्यू दोगे, फिर वापस लौट के नहीं आओगे तुम लोग यहाँ। हाँ, एक अभी सर टिकट पड़ेगा। हाँ, अभी जितना टिकना है टिक लो, फिर जब एक बार गए तो जो लोग चले गए वो कभी दोबारा वही वापस नहीं आए और ना ही आएंगे। ठीक है, तो ठीक तुम है लोग भी सर। चले जाओगे तो ये लास्ट सफर रहेगा हम लोगों का, एक प्रोजेक्ट लास्ट है, फिर उसके बाद पता नहीं वापस आओगे कि नहीं आओगे नहीं तुम नहीं लोग। सर, जर्नी सर कंटिन्यू रहेगी सर। अच्छा, चलती रहेगी हाँ? यस सर। अच्छा, अभी और नहीं, अरे नहीं जी नहीं, सर। बस करो, कितना पढ़ोगे। अब जॉब लेने के बाद, जॉब ले लो सभी लोग, जॉब लेने के बाद ही फिर मैं तुम लोग को आर्किटेक्चर समझाऊंगा सभी यस चीज सर। का। अभी पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है जॉब, फिर डेप्थ में चीजें बताएंगे तुम लोग को। ठीक है, चलो। तो आज के लिए तरह दे, चलो ठीक है, ठीक है, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।